नमस्कार दोस्तों, ये कलम लंदन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये कलम सीरीज की परिकल्पना और इसका इनिशिएटिव प्रभा खेतान फाउंडेशन ने लिया था, जो कोलकाता बेस्ड एनजीओ है। और 2015 से उन्होंने इस कलम सीरीज की शुरुआत की, जिसमें हिंदी के लेखक और साहित्यकारों के साथ एक कन्वर्सेशन का, बातचीत का प्रोग्राम होता है। और यह भारत के में तकरीबन 30 शहरों में होता है। और अब ये पिछले कुछ वर्षों से विश्व के अनेक नगरों में कलम सीरीज का आयोजन होता है। 2017 में से हमने यह कलम लंदन में आरंभ किया। यूके हिंदी समिति और वातायन संस्था के माध्यम से हम यह आयोजित करते आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ संदीप भुटूरिया जी का और अरुण महेश्वरी जी का, जिनके आशीर्वाद से यह संभव हो पाया कि हम लंदन का चैप्टर, कलम का चैप्टर लंदन में खोल सकें। इसमें ब्रिटिश काउंसिल और वाणी फाउंडेशन का भी सहयोग है लंदन कलम के आयोजनों में। तो ये आज हमारे बीच जो कवित्री, लेखिका, अदाकार, भारत की शायरा दीप्ति मिश्रा जी हमारे बीच हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और आज की यह शाम गुजारेंगे। मैं एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ दीप्ति जी का। आप मूलतः तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपने मेरठ में से एमए किया और उसके बाद आपकी बर्फ में पलती हुई आग, है तो है, बात दिल की कह तो दे, जहाँ वहाँ कहाँ जैसी बहुत प्रचलित और पॉपुलर किताबें, बुक्स पब्लिश हुई हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। और इसके अलावा आप इंडियन टेलीविज़न और फिल्मों में भी कई भूमिकाएं निभा चुकी हैं अभिनेत्री के रूप में। देश विदेश के बहुत से मुशायरे, कवि सम्मेलनों की आप शोभा बनी हैं। और इसके साथ साथ आपकी गज़ल एल्बम हसरतें, और जो गुलाम अली साहब और कविता कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने आपकी शायरी, आपके गीतों को गाया है। और उसके साथ साथ श्रेया घोषाल, उदित नारायण, मधुश्री हरिहरन, कविता सेठ, सोमा घोष, विनोद राठौर जैसे अनेक विश्व विख्यात गीतकार और संगीतकारों ने आपकी रचनाओं को एक नए मुकाम दिए हैं, अपने स्वर दिए हैं, अपनी कला दी है। तो ऐसी दीप्ति मिश्रा आज हमारे बीच हैं, जिनकी विविधता हमें देखने को मिलती है। विविध अलग अलग रंगों में संवरी एक इंद्रधनुषी प्रतिभा की धनी दीप्ति मिश्रा जी। और हमारा सौभाग्य है कि आज जब ये कोरोना काल चल रहा है, एक आवाजाही भी नहीं हो सकती, उसके बीच भी जूम के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं ऐसी शख्सियत से। और साथ में दुर्भाग्य है दीप्ति जी कि आज उनको लंदन में होना चाहिए था, और हम शायद आज की शाम, एक बड़ी अच्छी दोपहर खिली हुई है लंदन में, हम चाय साथ पी रहे होते, लेकिन वो समय भी जल्द ही आएगा और हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे कि वह आए। इसके साथ हम बात शुरू करते हैं। दीप्ति जी का ये मानना है कि हर व्यक्ति, हर शख्स हृदय से, मन से कवि होता है, शायर होता है, उसके अंदर एक वैसे जज्बात होते हैं, और हर आदमी की, हर शख्स की एक पर्सनल डायरी होती है। तो मैं आज यहीं से उठाता हूँ दीप्ति जी के साथ अपना संवाद, कि आप अपनी कुछ पर्सनल डायरी, पहली पर्सनल डायरी के विषय में बताएं और वो प्रेरणा बताएं, तो फिर वहां से हम देखें कि आपके सफर आपको कहाँ कहाँ तक ले गया, और उन पन्नों को खोलते हैं। तो स्वागत है दीप्ति मिश्रा जी आपका। नमस्कार। मैं दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मुझको आप कंटिन्यू करें। ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू पद्मेश जी, इतना अच्छा मेरा परिचय देने के लिए। और आप सभी श्रोताओं का नमस्कार, सभी जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं, आप सबको प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी जी? तो पद्मेश जी ने सवाल किया, हाँ जी, आपने सवाल किया कि डायरी के बारे में ना। डायरी तो बहुत बचपन से, जब से हमारे ख्याल से लिखना पढ़ना आ जाता है, डायरी बन जाती है हर शख्स की। तो जिसको भी लिखने पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो शुरुआती दौर में तो पापा हमारे बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन थे, उनकी लाइब्रेरी थी उसमें, और वो शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे। तो उस जमाने में जो मैगजीन्स आया करती थी, उसमें जो शेर हुआ करते थे उनको कोट करते थे, और शेर का मतलब भी नहीं मालूम था, वो दो दो लाइनें ये होता था, कपलेट्स हैं, ये बड़ा अच्छा है, इसको लिख लो। वो पहले लिखना शुरू किया।
उसके बाद धीरे धीरे लिखने का शौक वही है कि लिटरेचर में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो जोड़ तोड़ होती है, मतलब कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो काफिया में लाना या इस तरीके से सही मायने में जिसको कहते हैं लिखना, वो पहली कविता हमने लिखी थी शायद 12th में, जिसको कविता कहते हैं, और वो हाँ एक किसी की डेथ के बाद। बहुत सुंदर दीप्ति जी, आपके इतने विविध रंग हैं आपके करियर में भी और आपके जीवन में भी, आपके व्यक्तित्व में भी। तो मैं हाँ आपको सुनना भी बहुत चाहेंगे आज, और ये 40-45 मिनट का समय उतना नहीं होता, तो क्यों ना हम हर प्रश्न के बाद एक रचना आपसे सुने। और एक आपकी वो एक गजल है कि वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर वही सहारा भी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी सुनो, है तो है, हम सुनेंगे ही। तो जिससे आप शुरू करना चाहें कृपया। नहीं, हम सुना देते हैं, और ये तो अच्छा है क्योंकि ये सारे प्रवासी लोगों के लिए, आप और हम, आप जो विदेश में हैं और हम जो देश में हैं, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। ये लॉकडाउन पीरियड में हम सब बंद है जो वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। और है कि तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा भी। और है कि तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी। अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है सहारा। बहुत सुंदर दीप्ति जी, एक बहुत सुंदर रचना है। और ये अगर हम लोग यहाँ पे सबके साथ हो रहे होते तो तालियों की ध्वनि से पूरा पूरा शहर गूंज चुका होता लंदन का। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आपने जैसे हिंदी में MA किया और हिंदी साहित्य आपका एक विषय भी रहा, और आप हिंदी की कविताओं से ये उर्दू की दुनिया में आपने प्रवेश किया, और वो भी सिर्फ प्रवेश ही नहीं किया, उर्दू के जो आप शिखर तक पहुंची, उर्दू की तहजीब और उर्दू की शायराना, तो और आपकी रचनाएं दोनों तरफ हैं, तो इस विषय में कुछ बताइए, इस सफर के बारे में। ये पद्मेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल लखनऊ से है, उर्दू हमारी जबान में है, और हिंदी साहित्य के हम स्टूडेंट रहे और साहित्य पढ़ा और साहित्य में अभिरुचि रही, तो उस तरफ बढ़ गए। हुआ क्या कि हम जब बॉम्बे आए हैं, और बॉम्बे आने के बाद यहाँ पे कुछ गोष्ठियां हुई, नशिस्तें हुई, जब उनमें आना जाना हमने शुरू किया, तो मतलब ये एक वाकई बड़ी मतलब ब्लेस्ड है हम, ये ब्लेसिंग है कि कहा यह जाता है कि उर्दू वाले हिंदी वालों को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें बाकायदा पकड़ के खींचा गया है और हमसे कहा गया आप तो उर्दू में लिखती हैं। हमने कहा हमें नहीं मालूम क्या उर्दू क्या हिंदी, हमारी जो जबान है हम उसमें लिखते हैं। तो हमसे ये कहा गया कि आप उर्दू में शायरी करती हैं और आप इधर आइए। हमने कहा ठीक है। और फिर होता है ना कि जब आपको इतना प्यार मिले कहीं से और आपको इस तरह से हाथों हाथ लिया जाए, तो फिर हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा। फिर हमने बाकायदा उर्दू पढ़ना लिखना उस तरीके से भी सीखी। अच्छा, गजल है तो गजल में वैसे भी आप उर्दू एक तो जबान में, और फिर गजल की खूबसूरती हिंदी में अपनी अलग है, उर्दू में अपनी अलग है। तो जब उस तरफ से एकदम हाथों हाथ हमको लिया गया, तो हमें बहुत खुशी भी हुई, और फिर हमने उस तरफ पूरी मेहनत करी। और अब ये तो ऊपर वाले का करम है कि दोनों
में हमको मिला स्थान। हमारी कोशिश है वो कामयाबी तक पहुंच रही है, पहुंची तो कहाँ अभी, लेकिन हाँ तो ये रहा जी। ये तो जुबान की बात है, ये तो हमारे लखनऊ की बात है, ये हमारे यहाँ गलियों गलियों ये शेर है कि उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना, उर्दू में देखते ख्वाब और हिंदी में सपना। लेकिन ये एक जुबान की बात है। आपकी जो हिंदी की कविताएं हैं, एक तरफ मुक्त छंद की कविताएं हैं और बहुत अच्छी कविताएं हैं, और वहां से ये उर्दू शायरी और गजल के पैरामीटर्स और उस शायरी की अपनी तहजीब और संस्कृति, इनके बीच का फासला और ये विविधता के विषय में कुछ बताएं जब आप लिखती हैं तो। हाँ देखिए, हमारे साथ होता क्या है कि एक तो हम लिखने के लिए लिखते ही नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी भी है, और शायद यही ही ताकत है हमारे लेखन की, क्योंकि दिस इज द रीजन कि हम लोगों के लिए नहीं लिखते, हम फिल्मों के लिए भी नहीं लिखते हैं, बहुत सारा प्रेशर रहता भी नहीं, शौक है हमें, मतलब हमें शौक ही नहीं है कि फिल्मों में गाने जाए बजे, जो लिखा है वो चला जाए उसकी बहुत खुशी है, पूरा वेलकम है। लेकिन सिचुएशन पे या इस तरीके से हमको लगता है कि लिखना जब तक मजबूरी ना हो जाए तब तक हम ना लिखें, और तब तक हम नहीं लिखते। तो जो थॉट होता है, जो मफहूम होता है, वो अपना पैरहन लेके आता है, उसको किस शेप में आना है वो थॉट ही तय कर देता है, उसको भी हम नहीं तय करते। जैसे तो मफहूम जैसे है कोई, तो वो उसको शेर में आना है, गजल में आना है, वो अपने आप तय हो जाता है। कोई जैसे कविताएं हैं हमारी, तो सब कविताओं में एक स्टोरी है पूरी की पूरी, एक कहानी सी होती है, एक पूरा अद्यांत होता है, आज यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक पहुंचती है, तो वो पूरा थॉट यहाँ से यहाँ तक उसको मालूम होता है कि ये कहानी ये कविता में ही आएगी कहानी। और जो अलग अलग थॉट्स होते हैं वो शेर में होते हैं, हालांकि हमारी गजलें ज्यादातर होती है कि मफहूम पे हैं, लेकिन वो हम नहीं तय करते, वो सब्जेक्ट अपने आप तय करता है। ये तो आपका व्यक्तित्व है जो आपकी रचनाओं से भी बहुत झलकता है, और जो सबसे आपकी जो मुझे लगता है सिग्नेचर गजल है तो है। तो अब जरा उसका पाठ हो जाए दीप्ति जी, जिसके लिए आप बहुत जानी जाती हैं। जी हम सुनाते हैं। ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है, तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। वाह। अरे कि जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की, जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। वाह। अरे कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में गुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है, ये अगर रस्म रिवाजों से। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, कि बहुत ही एक सिग्नेचर गजल है आपकी, और दूसरों से तो सुनी है लेकिन आज आमने सामने सुनकर बहुत सौभाग्य लग रहा है। तो मैं इसी आपकी जो लेखन की जो विधा है हिंदी कविता, तो मैं चाहूंगा कि एक आध कविताएं भी सुनाएं, तो हम इस गजल और कविताओं का जो आपके स्वरूप हैं उनका जो डिफरेंस है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक कविता है सुनहरी मछली, जी जी स्वागत, ये हम सुनाना चाहते हैं। ये है कि बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, बात है तो विचित्र
किंतु फिर भी है, हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटखेलियां करती, बल खाती चमचमाती मछली भाग गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पहरो देखता रहता हुआ उस चंचला की अटखेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनोहार की एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न। पुरुष ने मछली से मनोहार की एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विभोर वो मछली जल से बाहर आ गई। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विभोर वो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों, ये थी प्रेम की पराकाष्ठा। तृप्त हो प्रेमी ने फिर उसे जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने, तड़पड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती जल में। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने, तड़पड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम। मैं जल में कैसे आऊं, मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष को, मैं जल में कैसे आऊं, मेरा दम घुट जाएगा। कुछ पल को अपनी सांस रोक लो, मछली ने कहा। कुछ पल को अपनी सांस रोक लो, मछली ने कहा। सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं, कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराई। बहुत सुंदर। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। उधर जीने की लालसा लिए अनभिज्ञ पुरुष वहीं खड़ा है और सोच रहा है, मेरा दोष क्या है? वाह, बहुत सुंदर। बधाई दीप्ति जी, एक बहुत सुंदर हिंदी की श्रेष्ठ रचना हमें सुनने को मिली। हमने ऐसे भी देखा और सुना भी है कि मुरारी बापू जी आपके एक फैन हैं, आपकी कविताओं के, आपकी रचनाओं के। जी जी। अपने बहुत से प्रवचनों में वो कोट करते हैं आपकी कविताएं। तो कुछ अगर कोई दिलचस्प घटना हो मुरारी बापू जी के साथ तो वो आप बताएं, और साथ साथ अगर उनके पसंद की कोई रचना हो तो वो भी हम सुन। जी, हम बिल्कुल सुनाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इस पर मुझे बात भी करनी थी। बापू के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो अंतस का कनेक्शन है। वो मतलब थोड़ी सी एक छोटी सी घटना इसके पहले बतानी पड़ेगी कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आया था कि हम बहुत मतलब पूजा पाठ करते थे। बहुत पूजा पाठ नहीं करते थे,
बट पूजा पाठ करते थे और सुबह उठ के सबसे पहले नहा के पहले पूजा करते थे और उसके बाद कुछ खाते थे। तो मंदिर था और गीता और रामायण का पाठ करना है सब। लेकिन एक दिन एक घटना कुछ ऐसी हुई कि हमने मंदिर और गीता और रामायण सब उठाई, गाड़ी में रखी और नोएडा में थे और जाके यमुना जी में बहा दिया सबको। और उस दिन के बाद से, हाँ, उस दिन के बाद से जो उससे जो कनेक्शन है वो हमारा अब किसी चीज में नहीं है, किसी वस्तु स्थान से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो है तो सब जगह, नहीं है तो कहीं नहीं है। और इसके बाद बापू का प्रवेश होता है। बापू बहुत सारी कथाओं में उन्होंने, हमारी गजलें हैं, कविताएं हैं, उन्होंने उनको पढ़ा है उसको। तो यही लंदन की ही बात है, लंदन में ही आए थे, बापू की कथा थी। 2 साल हो गए। 2 साल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तब हम आए थे और पहली बार हमने बापू की कथा सुनी। इसके पहले हमने कभी कथा नहीं सुनी थी और हम मतलब बापू के कार्यक्रम में आए और उतना हमारे लिए था, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं सोचा था हमने। लेकिन जब हमने बापू की कथा सुनी और हर जगह से बैठ के हर एंगल से सुनी, और तो कथा से आगे की बात जो कहते हैं बापू, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो तो जहन से जा ही चुका था। वो जो कॉन्सेप्ट है पूजा का या ईश्वर का, या जो जिसको हम एक स्वरूप में मानते हैं, वो तो निकल चुका था। लेकिन बापू की कथाओं में, कथा के बाद, कथा से इतर, कथा के आगे वो जो कहते थे, उस चीज ने बहुत जो है वहां से वो कनेक्शन, हाँ, उसने प्रभावित किया। और वहां से, और वहां पे हमने कुछ जो पढ़ा भी था, उसमें वीडियो भी है, वो क्या बोला था हमें याद नहीं, लेकिन उसको बापू ने अप्रिशिएट किया। हमें नहीं लगता कि कोई संत उसे अप्रिशिएट करेगा, उसी के बारे में कुछ ऐसा बोला जाए। तो वहां से वो अंतर से जो कनेक्शन। और बापू के बारे में एक बात और भी कहनी है हमको। इस वक्त बापू के ऊपर बहुत सारा जो है यहाँ भारत में उनके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारा लोग उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ खाली, कि ये कारण ये कि बापू अपने वक्त से आगे हैं, वो बहुत आगे हैं। तो ये जो धर्माधिराज जो हैं, जो ये मठाधीश हैं, इनकी समझ में नहीं आने वाली है ये। और मैं बस एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जी जी, हाँ, उनको पसंद भी है। और क्राइस्ट ने कहा था ना कि ये जो पत्थर मारने वालों के लिए, कि इनको माफ कर दो, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो हाँ, तो बापू ने तो मतलब माफी मांग के माफ कर दिया। ये कविता है, इसका शीर्षक है एक और। जो सही नहीं है वो गलत भी नहीं है, जो सच नहीं है वो झूठ भी नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो बुरा भी नहीं है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो इसे किसी और को समझाने की कोशिश न करना। जो सच नहीं है वो झूठ भी नहीं है, जो सही नहीं है वो गलत भी नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो बुरा भी नहीं है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो इसे किसी और को समझाने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारी हर निर्मल निश्चल भावना को कस कर जकड़ दिया जाएगा अच्छे बुरे सही गलत की बेड़ियों में, और बना दिया जाएगा तुम्हें एक और मीरा, एक और सुकरात। वाह वाह दीप्ति जी, बहुत सुंदर। अच्छा दीप्ति जी, आपकी बहुत सी गजलें जो हैं वो गुलाम अली साहब और मैंने पहले भी नाम लिए उन गाई हैं। तो उन लोगों के संदर्भ में या उनके साथ कोई ऐसी दिलचस्प बात हुई हो, या कैसे आप वहां तक, उस मुकाम तक पहुंच गई जहां आपको शायरी ले गई आपकी? ये भी सब होता गया, मतलब ये एक अच्छी बात है। गीता बहुत बचपन में समझ में आ गई थी हमको। कर्म करे जाओ, और ये नहीं है कि फल की इच्छा नहीं है, लेकिन फल के लिए कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल के लिए कर्म करोगे तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। तो ये जर्नी रही इसी तरह की, आज भी, आज की डेट में भी हमको काम करने से मतलब है। इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट है, आज आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो
कलाकार गुलाम अली साहब से तो एल्बम पूरा एल्बम ही हमारा 8 गजलें हैं उसमें। और ये विजन म्यूजिक कंपनी थी, उसने बनाया है, उन्होंने अप्रोच किया और उस तरीके से हुआ। हरिहरन जी का ये कि उनका फोन आया एक दिन और ये घटनाएं होती हैं। बोले हेलो दीप्ति जी बोल रही हैं? हमने कहा हाँ दीप्ति बोल रहे हैं। बोले ये आपकी जो है तो है, ये मुझे गानी है। हमने कहा गा लीजिए। तो बोले मैं हरिहरन बोल रहा हूँ। हमने कहा जी। तो हम एकदम चौंक के बैठ गए। हमने कहा हाँ जी सर बताइए। बोले गजल मुझे गानी। हमने कहा सर गाइए बिल्कुल जरूर। फिर उन्होंने बुलाया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई, फिर उन्होंने एक अच्छा सा चेक भी दिया। तो होती हैं चीजें। तो इसके साथ ही आप कुछ बताइएगा कि जो ये श्रेष्ठ गीतकार हैं, इनके पसंद की कौन सी गजलें रही हैं? तो है ही कुछ एक दो गजल अगर आप। किसके? जो गुलाम अली साहब और हरिहरन साहब जैसे श्रेष्ठ लोग हैं, उनके पसंद जी की। जी जी हाँ, इन्होंने वो तो आपने दोनों ही सुन लिया आपने। है तो है भी उन्होंने गाई है, और वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वो भी उन्होंने गाई है। और आप जो कहें वो सुना दे, मतलब हमारे पास तो अपने पसंद की कोई और रचना। अपनी पसंद तो बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। वाह। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। वाह। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। वाह। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। वाह। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं है। अरे कि उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बजाहिर कुछ भी नहीं। वाह। आखिरी शेर है कि दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गजलें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। वाह, बहुत सुंदर दीप्ति जी। तो अब एक और पार्ट है आपके लाइफ का, एक और कैरेक्टर आपने किया है अपनी जिंदगी का, है वो है अदाकारी जी। टेलीविजन से लेकर भारतीय दूरदर्शन से लेकर आपने फिल्मों तक काम किया है और आपके काम को सराहा गया है। तो कुछ उस यात्रा के बारे में बताएं, कैसे आप पहुंची और कोई दिलचस्प घटनाएं जो आपने महसूस की हुई, कुछ अनुभव। हाँ, अनुभव तो बड़े हैं, अच्छे अच्छे हैं। यात्रा तो ये कि बचपन से ही हम स्कूल के टाइम से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव बच्चा थे हम। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो अब बीए कर रहे थे तो रेडियो का ऑडिशन दिया, रेडियो में हो गया। फिर शादी हो गई, फिर 10 साल तक घर देखा, बच्चों को देखा, पढ़ाई कंटिन्यू रही। फिर एक टाइम ये आया कि ये लगा कि अब अपनी पहचान क्या है। होता है कि आप क्या हो, आप किस लिए। तो ये सवाल जब आपकी जिंदगी में होता है तब एक नई यात्रा शुरू होती है। इसके पहले की यात्रा वो यात्रा होती है जो आपको आपके संस्कारों से मिली होती है, आपके पेरेंट्स से मिली होती है, आपको आपके समाज से मिली होती है। जब ये सवाल आपके जीवन में आ जाता है कि आप कौन हैं, क्या है, किस लिए, फिर एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, अपनी तलाश शुरू होती है। तो ये जब शुरू हुई तो हमने अपने आप को खंगाला कि हम हैं क्या और हम कर क्या सकते हैं। तो उस वक्त ये दो बातें समझ में आई कि ये दो चीजें हैं जो हमें आती हैं, एक लिखना और दूसरा एक्टिंग।
तो फिर एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को हमने जो है एक साथ परस्यू किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हम किस में कामयाब होंगे किस में नहीं होंगे, और दोनों पसंद थी, दोनों पैशन था हमारा। तो वहां से फिर हमने दोबारा स्टार्टिंग की, दूरदर्शन गए, वहाँ ऑडिशन दिया, वहां हो गया। थिएटर, श्रीराम सेंटर, मंडी हाउस, वो सारा स्ट्रगल पीरियड पूरा का पूरा। बस से साहिबाबाद जाते थे हम प्ले की प्रैक्टिस के लिए, तो नोएडा से बस, बस से ऑटो, ऑटो से रिक्शा। इसके बाद हम पहुंचते थे, ललित मोहन थपलियाल जी थे, उनके यहाँ जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, और यही रिटर्न का रहता था। तो वो सारी मेहनत की, वो सारा स्ट्रगल करने के बाद फिर दिल्ली में इतना काम कर लिया कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बचा नहीं था। फिर बॉम्बे आना हुआ जी। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे फिर जीरो से शुरू होता है सब कुछ। यहाँ पे फिर वहीं से स्ट्रगल किया और एक जो खास बात हुई वो ये हुई कि जब हम दिल्ली से बॉम्बे आए थे, तो हम ये सोच के आए थे कि हम मुंबई नगरी जा रहे हैं और यहाँ हमें एक्टिंग करनी है और राइटिंग का करियर समाप्त है, क्योंकि वहाँ कौन देखेगा। मतलब वहाँ की जो एक परसेप्शन होता है ना, मुंबई एक ऐसी नगरी की जहाँ माया नगरी, तो हमें मतलब जहन में सोचो, गुमान में भी नहीं था कि हमारी राइटिंग को यहाँ अप्रिसिएशन मिलेगा। और जब यहाँ पहुंचे हैं, ये शुरू हुआ, लेकिन राइटिंग को जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला, सबसे पहले वो मतलब हर तरीके से अप्रिसिएशन मिला, तो वो बढ़ता चला गया। फिल्मी दुनिया का ये बहुत सारे किस्से हैं, अब ये सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए, भी एक किस्सा सुना देते हैं इंटरेस्टिंग है, ये सुना रहे। क्या होता है जब आप शुरू में बहुत ऐसा लगता है फिल्मी दुनिया की बस कैमरा है, आपने एक्टिंग कर दी, इसमें भी बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं। तो एक सीरियल कर रहे थे, कुंतीन था, और उसमें सीन ऐसा था कि हमारा जो हस्बैंड है, हम अपने प्रेमी के साथ नाइट स्टे करके आए, दिवाली का दिन है, और लौटे, और हमारा हस्बैंड उससे झगड़ा रहा, वो हमको झापड़ मारता है और हमें उसको झापड़ मारना था, और ट्रॉली शॉट था, तो उसके पहले झापड़ मारने का सीन किया नहीं था हमने। और वो जो थे हमारे साथ को एक्टर, वो थोड़ा सा बार बार कह रहे थे आप चिंता मत कीजिएगा दीप्ति जी, बिल्कुल नेचुरल रहिएगा आप, बिल्कुल। तो हुआ क्या, वो सीन चल रहा था और उन्होंने हमको झापड़ मारा और वो थोड़ा जोर से लग गया, और फिर हमने उनको जो घुमा के दिया तो वो तो गिर गया। तो ये होता है ना कि टेक्निक नहीं मालूम थी उस वक्त, और वो बड़ा शोर और मच गया ही है। वो फिर उसके बाद डायरेक्टर आए, उन्होंने समझाया, बताया, उनको भी बताया कि झापड़ कैसे मारा जाता है और कैसे खाया जाता है, वो पूरी टेक्निक। तो फिर उसके बाद वो सीन किया। लेकिन ऐसे हादसे हो जाते हैं, मतलब जब आप नहीं जानते कि, तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी हैं मतलब। तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री देखे आपको तनु वेड्स मनु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम मिला, और उसके बाद डेफिनेटली जो एक फिल्म जगत की दुनिया है, फिल्मी दुनिया, उसमें आपको पहचान मिली। तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि ये फिल्मी दुनिया, ये अदाकारी, यही आपका की सही मंजिल है, या साहित्य और उर्दू और हिंदी ये? हमको कहीं कुछ नहीं लगता एक्चुअली, जब जहाँ होते हैं वही जगह लगती है कि यही हमारी है, बिंदास हैं आप। हाँ, हमें ऐसा नहीं लगता कुछ भी कि फिल्म में पहुंच गया तो कुछ बहुत ऐसा हो गया। वो भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो पूरा तनु मेट्स मनु का तो बहुत इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आनंद राय जो हमारे डायरेक्टर, वो बिल्कुल मतलब एकदम फैमिली होती थी, और हम सारे आर्टिस्ट सब एक साथ खाना, बैठना, उठना, वो ऐसा लगता था जैसे पिकनिक पे गए हैं, घूमने गए हैं, तो हंसते खेलते काम हो जाता था। लेकिन ये नहीं लगा कि कुछ हम ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जो कुछ अनोखी है या अलग है, ऐसे ही तो है सब कुछ, या इसमें भी मतलब हमें सब ऐसे एक जैसे लगता है। तो चलिए हम थोड़ा सा समापन की ओर चल रहे हैं अपने इस बातचीत के, और मैं चाहूंगा कि कोई आपकी ऐसी गजल है जो आपको ऐसा लगा है कि वो आपको बहुत प्रिय है, आपको के बहुत करीब है, लेकिन शायद बाहर मंचों में या पब्लिक में उस तक वो नहीं पहुंच पाई?
नहीं, ऐसी तो नहीं है, टच वुड। ये हमारे साथ कुछ है, अच्छा ब्लेस्ड है हम इस मामले में कि मुशायरों में अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है या लोग ये कहते हैं मंचों पे कि वो नहीं पढ़ पाते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन टचवुड हमने हमने जो लिखा है हम वही पढ़ते हैं और उसको लोग सुनते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ किसी एक गजल के साथ हमारी बातचीत, उसके बाद फिर ऑडियंस को बुलाएंगे जी आपसे। चलिए, ये है दिल से अपनाया ना उसने गैर भी समझा नहीं। वाह वाह। दिल से अपनाया ना उसने गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। वाह। दिल से अपनाया ना उसने गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी ये कहाँ ले आई तू, ऐ मेरी खाना बदोशी ये कहाँ ले आई तू, घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। वाह। ऐ मेरी खाना बदोशी ये कहाँ ले आई तू, घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। और है कि ये बला के पैतरे ये साजिशें मेरे खिलाफ, ये बला के पैतरे ये साजिशें मेरे खिलाफ, रायगा है मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। वाह। ये बला के पैतरे ये साजिशें मेरे खिलाफ, रायगा है मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। सब यही समझे नदी सागर से मिलकर थम गई, सब यही समझे नदी सागर से मिलकर थम गई, पर नदी तो वो सफर है जो कभी थमता नहीं। वाह। वक्त बदला लोग बदले मैं भी बदली हूँ मगर, वक्त बदला लोग बदले मैं भी बदली हूँ मगर, एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। वाह, बहुत सुंदर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका दीप्ति जी, आपने इतना समय दिया और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं यहाँ पर सुनाई। मैं एक छोटा सा राज खोलना चाहता हूँ आपके सामने कि आप कि ये पहली सीरीज है, कलम का पहला कार्यक्रम है, और लंदन के आप हम सब लोगों से जो इंग्लैंड में रहते हैं उनके साथ रूबरू हो रही हैं। उसका एक कारण है कि आपके यहाँ पर एक बहुत बड़े फैन हैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी, और वो पिछले 1 सालों से मुझसे कह रहे हैं, 1 साल जी से, हाँ। दीप बुलाना है किसी इस आयोजन में, कलम में या किसी भी आयोजन में। तो आज सबसे पहले मैं उन्हीं को निमंत्रित करना चाहूंगा और कैथी से चाहूंगा कि वो डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव जी को बुलाएं और वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। डॉक्टर कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू कृष्णा जी। यस से आ गए। हम्म। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब। म्यूट पे, हाँ ठीक है। कृष्णा और आपको वीडियो कैमरा भी ऑफ है, कैमरा भी ऑन करें। ये आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार। आज की मुलाकात के लिए हम कलम और पद्मेश जी के आभारी हैं। दीप्ति जी, आपने अपने अनोखे, अनूठे और अद्भुत अंदाज से दुनिया भर के श्रोताओं के मन मोह लिए हैं। अपने तरोताजा और रिफ्रेशिंग आउटलुक से आपने मोहब्बत की परिभाषा ही बदल दी है, सारे बंधनों और बंदिशों से उसे आजाद कर दिया है। मोहब्बत की दुनिया और मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक जलजला पैदा कर दिया है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, कह रहे हैं डंके की चोट पर कर लो जो कुछ करना है। आपने ये भी साबित कर दिया कि हर शब्द के कम से कम 2 मायने होते हैं, जो आपके शेरों में बखूबी नजर आते हैं। मैंने अपना हक मांगा था, वो नाहक ही रूठ गया, करार दे के मुझे और बेकरार किया। दीप्ति जी, देयर आर पीपल who are like breath of fresh air, but not you. You are fresh air. With your presence and recitation, you fill up the atmosphere with intoxicating fragrances of love, joy, happiness, and positive vibes. You make your audience feel alive. आपकी शायरी में आपकी हार हो या जीत, दोनों आपकी टर्म पर होती है। मसलन तुम्हारा साथ घर मांगूं
तो तुम मंजूर मत करना। कहाँ से आओगे, पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। यानी आपकी बज़्म में हम खुद समझ जाते ये मुश्किल था, आप ही बेताब करते थे और आप ही फिर थाम देते थे। आपने किशोर कुमार का वो गाना सार्थक कर दिया, तो बुरा लगता है लगे दुनिया को, अपनी मर्जी से जीऊंगा मैं तो। आप मुरारजी की कथा का इंटीग्रल पार्ट है। जिनको सब सुनते हैं वो आपको सुनते हैं, जिनकी दुनिया भक्त है वो आपके भक्त हैं। ये देखकर हमारी नजर में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है, उनका इतना अच्छा टेस्ट देख के शायरी में। शायरी की दुनिया को जिस ज़हीन, बेबाक, निडर और रेबेलियस शायर की तलाश थी, वो आपने पूरी कर दी। अब आप ये बताएं कि इंग्लैंड कब आ रही हैं, क्योंकि ये मुलाकात तो ऊँट के मुंह में जीरा थी। और हाँ, जब भी आए तो प्लीज 1 वे टिकट लेकर आए, क्योंकि आपको सुनने, समझने और सराहने के लिए 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता काफी नहीं है, उसके लिए पूरी उम्र चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना गहन अध्ययन किया, इतना सारा, हमने तो खुद नहीं पढ़ा होगा अपने आप को जितना आपने पढ़ा है। हमने गीता और रामायण पढ़नी बंद कर दी है, रोज 1 घंटे आपके किसी प्रोग्राम को सुनते हैं तभी दिन दिखता है हमारा। हाँ, तो के साथ कोई आप की ख्वाहिश हो, जो कोई गजल आप सुनना चाहें दीप्ति जी से, तो फरमाइश भी कर सकते। आपने तो हमको वो सुना जी। कौन सी? हाँ कुछ तो जी। इंटरनेट की खराबी है, हो जाता है। So Kathy, anyone else? I think कादम्बरी मेहरा जी is waiting. She has raised hand. कादम्बरी मेहरा जी हमारे यहाँ लंदन के एक बहुत वरिष्ठ लेखिका हैं जी। और कहानीकार, उपन्यासकार। मैं उनको देख रहा हूँ, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। आपका भी म्यूट है, इनका भी। कादम्बरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें कृपया। कादम्बरी जी, आपका कैमरा और माइक्रोफोन। अभी यूट्यूब पे है। आई थिंक कैथी कर रही होंगी उनके। हाँ। आप अभी म्यूट है कादम्बरी जी। हाँ आ गई। आप म्यूट हैं। हाँ म्यूट है। आपकी आवाज, हाँ अब बोलिए, अब आएगी, बोलिए। हाँ ठीक है, वो कुछ आज कुछ डिफरेंट हैं, इसके रोज वाले हिसाब नहीं थे, तो ठीक है। मैं आपको एक तो वेलकम करना चाहती हूँ कि आप लखनऊ से और मैं भी लखनऊ से हैं और आप वही भाषा बोल रही हैं जो मैं बोलती हूँ। शुक्रिया। अब केवल मैं पंजाबियों में चली गई तो मेरे को हम कहने की आदत छूट गई और आज आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहिए जी। बहुत बहुत वेलकम। लंदन की हमारी छोटी मोटी जो यहाँ पर गैदरिंग है, तो उसके अंदर प्रतिभाएं बहुत है और बहुत अच्छी अच्छी है। तो कुछ बहुत अच्छी यहाँ पर गजलकार भी हैं और कविताएं भी लिख रही हैं। तो हमारा एक पोर्टल है वातायन जी। तो उस पर सभी अपने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देती रहती है। आज हमें बहुत बहुत, मुझको तो बहुत खुशी हो रही है कि आपको रूबरी देख रही हूँ। चलिए, आपकी गजलें बहुत पसंद आई, बहुत पसंद। थैंक यू तो शुक्रिया कादम्बरी जी। किसी और को अगर बात करनी, प्रश्न करना है तो वो आइकॉन, का आइकॉन दबाए, उससे हमें दिखाई देगा कि आप प्रश्न करना चाहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो चैट लिखा है? नहीं, आपके लिए नहीं, ये ऑडियंस के लिए है। अच्छा ओके, तो हम क्या करें अब इसको? अभी आप वेट कीजिए।
ये कोई ऑडियंस जो बात करना चाहे वो रेज हैंड करे तो उनको हम निमंत्रित करें। अच्छा। तितिक्षा कुछ कहना चाहती हैं, वो भी बर्मिंघम से हैं। अच्छे सभी को नमस्कार। इधर आ गया वाद जोशी पूछ रहे। अच्छा, दिल की गहराइयां तक छू गई, दिल तक। अच्छा, सुनीता, हाँ जी। कैसे कैन यू कनेक्ट तितिक्षा प्लीज? बहुत अच्छा लग रहा है लंदन। आप लोग, हम तो आना ही चाहते हैं। कृष्णा जी ने कहा है आप बुलाइए, हम बिल्कुल पहुंचेंगे जी। आज आपको होना चाहिए था यहीं पर, लेकिन ये तो कोरोना का प्रकोप है। आएंगे आएंगे बिल्कुल। नमस्कार दीप्ति जी। नमस्कार। आपको वाकई में आज सुन के इतना अच्छा लगा। ये बहुत रेयर चीज है कि हम इतने गजलकारों को सुनते हैं जो यहाँ भी आए हुए हैं, लेकिन हर पूरी गजल के सारे मतले, सारे शेर पसंद आना, ये बहुत रेयर चीज है। और वाकई में जस्ट फील सो इलेटेड कि ऐसे कोई भी आज कोई ऐसा शेर नहीं सुना जो नहीं पसंद आया या जो दिल को ना छू गया हो। और वाकई में लोग कहते होंगे कि नहीं मैं हटके लिखता हूँ, लेकिन वाकई में आई नेवर बिलीव्ड इट टिल आई हैव हर्ड यू टुडे। So congratulations, and not only that, your personality is such that I think you have this rare gift of reaching out. Each of your words to reach out to the inner core. So I feel blessed to have heard you. और जैसे कि हम, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, यूके में हम काफी लोग हैं जो आपका इंतजार करेंगे। जल्द ही मुलाकात हो। और मुझे एक प्रश्न ये करना था कि आपने टेलीविजन और फिल्मों में, दोनों में काम किया, आपको कोई इसमें फर्क नजर आया बिटवीन एक्टिंग इन टेलीविजन एंड फिल्म? हाँ, फर्क है। टेलीविजन की स्क्रीन छोटी होती है तो एक्सप्रेशन जो होते हैं लाउड देने होते हैं, और सिनेमा की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, जरा सा भी एक्सप्रेशन होता है ना वो कैच कर लेता है। तो हम ऐसे करेंगे तो सिनेमा में इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देंगी, तो वहां पे थोड़ा एक्टिंग जो है थोड़ा सा एक पैसा कम करनी होती है, और टेलीविजन में थोड़ा बढ़ा के करनी होती है। ये थोड़ा और वैसे भी टेलीविजन में वो लोग बिल्कुल फेस लाके ढे क्लोजअप बिल्कुल ले आते हैं। एक्चुअली टेलीविजन जो है वो क्लोजअप मीडिया है, और बिग स्क्रीन जो है वो फुल शॉट लेते हैं, पूरा का पूरा, मतलब उसमें बहुत कम क्लोजअप्स होते हैं। तो ये थोड़े से टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज सब एक ही है। सबसे बढ़िया है थिएटर एक्टिंग। उसमें मजा आता है, एकदम सीधे मिलता है रिस्पॉन्स जो। तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि बिटवीन द थ्री व्हाट डू यू प्रेफर मोस्ट, एंड ऑफ कोर्स यू आंसर्ड इट, थिएटर, नथिंग लाइक लाइव परफॉर्मेंस। उसका मजा ही अलग है, उसका नशा अलग है। Wonderful. I look forward to taking you to the West End when you come here. उसका भी मजा कुछ और होगा। And again, thank you so much, and look forward to seeing you soon. Thank you so much. Thank you. दीप्ति जी, मैं आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको बताऊं जो आपको इंग्लैंड शहर ने आज दी। जिन लोगों ने, डॉक्टर के कृष्ण श्रीवास्तव और तितिक्षा जी, ये इस देश के जाने माने क्रिटिक हैं, और ये कोई इनको पसंद आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं बहुत सच आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई लाग लिप्टी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं निमित्त बना इस आयोजन का। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो हैं, प्रश्न हमारे यहाँ काफी लोग जिज्ञासा है पूछे जाते हैं, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, जो सिस्टम है इसमें रेज हैंड सभी लोग जूम से नए सब सीख रहे हैं। तो मैं कैथी से पूछूंगा, अगर किसी का कोई है ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाला तो उसको बुलाएं, नहीं तो हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। और चूंकि हमारे पास 5 मिनट का वक्त है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो एक गजल से ही आपकी हम करें। कैथी? सुनीता आई है, सुनीता पहुजा। नहीं, वो चैट में आई है, वो रेज हैंड अलग होता है। अच्छा, ओके। उषा वर्मा जी और आदेश पोता पूछना चाह रही हैं, कुछ कह रही हैं, एक सवाल। उषा वर्मा जी को आप निमंत्रित कर सकती हैं कैथी? अच्छा, 2 लोग हैं जो रेज हैंड किए। हाँ। ये सॉरी, कंप्यूटर ने पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली कि वो क्रैश हो गया।
सॉरी हमने मिस कर दिया आपका वो। हम ये कह रहे थे कि वो आपकी जी। गजल है कि तुमसे किसने कहा था तो तो मुझे मुझे हाँ बताओ तो जी। ये सुननी है। जी। अच्छा जी, हम सुनाते हैं। ये है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। आओ तो जी। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। वाह वाह। अरे कि दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। कहाँ से आओगे पहले, मेरी दुनिया से जाओ तो। बहुत बहुत खूब। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। कहाँ से आओगे पहले, मेरी दुनिया से जाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको, और अपना घर भी प्यारा है। बहुत खूब। मेरी चाहत भी है तुमको, और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूंगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। वाह वाह वाह। है कि तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं। पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। बहुत खूब बहुत खूब। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं। पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। फकत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। बहुत खूब। फकत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। मुझे बर्बाद करने का जरा बीड़ा उठाओ वाह तो। वाह वाह वाह। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो। बहुत आपके बहुत मुशायरों में आपको कोई बोलने नहीं देता। आपके शेर लोग ऑडियंस पहले सुनाती रहती है, आपको बाद में मौका मिलता है। इतना उन लोगों को याद रहता है आपका हर शेर हर गजल। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब। अब यहाँ मेरा 2-3 लोग हैं जो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, तो जी मेरा आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त उत्तर दें क्योंकि समय खत्म हाँ हो रहा हाँ है। लेकिन एक ज्योति बोध का प्रश्न आया है कि डू यू विजुअलाइज योर थॉट्स फर्स्ट और वर्ड्स फर्स्ट। नहीं, थॉट ही होते हैं, वर्ड्स कैसे आएंगे, बिना थॉट के तो वर्ड आएगा ही नहीं। तो जय वर्मा जी पूछना चाहती हैं, कैथी कैन यू कनेक्ट जय वर्मा प्लीज। Yes, 1 second. थैंक यू। बहुत हिट प्रोग्राम रहा दीप्ति जी का, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कलम के, वाणी प्रकाशन के, जिनसे हमारी दोनों पुस्तकें आई हैं वाणी से। आप सबने ये मंच दिया, इतने लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझको। प्रभा खेतान ग्रुप से, मतलब आप सबके वाकई हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक शायर को या कवि को या लेखक को ना, उनका जो धन होता है, जो खजाना है, वो उनके श्रोता है। और अगर ऐसे श्रोता मिले हैं इस तरह के इतने बुद्धिजीवी, जो चीजों को पोइट्री। Jay Verma ji, please unmute yourself. जय वर्मा जी हैं, नॉटिंघम में है, काबिलेंस है आपकी। अच्छा जी जी एक्टिविस्ट हैं और लेखिका अच्छा हैं जय वर्मा जी। अच्छा जी जी आ रहे हैं, अनम्यूट तो हुआ उनका। हुआ है, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, सूरत नहीं आ रही। सूरत नहीं आ रही, चलिए सूरत कोई बात नहीं। सूरत हम आपकी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं देख कर। आपकी सूरत जी। दीप्ति जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जी तरन्नुम में गाती हैं कि लगता देख कर आपको देख के लगता है कि आप तरन्नुम में जरूर गाती होंगी। आई नो हरिहरन जी ने आपकी गजल गाई है, औरों ने भी गाई है, लेकिन क्या आप गाती हैं खुद तरन्नुम पे? बिल्कुल नहीं, और हम बहुत बेसुरे हैं। लेकिन लगता है देख करके ऐसा कि आप अच्छा ही गाएंगी जब आप गाएंगी। नहीं, हमने बना रखा है अपने को ऐसा, लेकिन बहुत बेसुरे हैं, नहीं आता है गाना। चलिए अगली बार जब आप इंग्लैंड आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी, और आपको हम नोटिंघम में बुलाएंगे। यहाँ पर पद्मेश जी आपको लेकर आएंगे यहीं पर ही। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में के भी आएंगे, साथ में के और तितीक्षा भी। यार हमको इंतजार रहेगा आप सबसे मिलने की, वाकई हमारी भी बहुत दिल से इच्छा है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके।
आपका जो अंदाज है ये उर्दू का, लखनवी अंदाज है, हिंदी का, दोनों को मिला करके बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि पद्मेश जी के अंदर तो है वो चीज, और आज हम आपके अंदर देख रहे हैं, और अच्छा लगा आपकी शायरी सुन करके। और आप सबसे मिलके, आप लोग वहां रह के हिंदी को, उर्दू को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी जड़ों में है, बड़ी बात है। और बहुत, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, तो मेरठ में भी हम लोग हिंदी और उर्दू दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन जब लखनऊ जाते हैं, मेरठ और लखनऊ में, तब दोनों में डिफरेंस मालूम होता है कि लखनऊ कहाँ पर है और मेरठ कहाँ पर है। मेरठ से एमए किया है जय जी, मेरठ से ही हमने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है, मतलब थे गाजियाबाद में वहीं से मैं भी वहीं के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। मैंने बीए आरजी कॉलेज से किया था, और मेरठ यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट रहता है। वही और लोग भी बात करते हैं। चलिए, आपसे खूब बातें होंगी, खूब गुफ्तगू होंगी, और आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कहती Mr. Adesh Podar is there. If you can connect him, I can see him raising hand from a long time. Mr. Adesh Podar. ये आज का आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि समय की सीमा है, अब हम 1 घंटा हो रहा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन आज का। Can you hear me? हाँ जी, आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सचमुच आपको सुन के मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बातें तो बहुत कॉमन है। मैं यहाँ दिल्ली गुड़गांव से हूँ, और मैं यहाँ फरीदाबाद के कलम से भी जुड़ी हुई हूँ, श्वेता अग्रवाल के साथ। तो कुछ चीजें मुझे कॉमन लगी, और एक चीज जो बहुत कॉमन लगी कि जैसे गृहस्थी वगैरह सब करके आपने अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की। मैंने बहुत देर से शुरू की, पर मैं अभी अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की हुई है, और इसमें वातायन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं दिल्ली में हूँ, पर वातायन से मैं बहुत से लोगों से जुड़ी हूँ, और आपकी शायरी बस माशाल्लाह इतनी कमाल है कि बता नहीं सकती। मैं आपकी सब किताबें पढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू रीड ऑल योर बुक्स। उसके लिए पद्मेश जी का आप दे देंगी तो मुझे वातायन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी बिल्कुल। आई लाइक टू बाय ऑल योर बुक्स एंड रीड शायरी। जैसे उन्होंने कहा, एक एक शेर इतना उम्दा है कि हम उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी। थैंक यू। दीप्ति जी की किताबें जो हैं सब बुक स्टॉल्स वगैरह पे हैं, और दिल्ली में वाणी प्रकाशन द्वारा वाणी प्रकाशन अरुण माहेश्वरी के मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, तो वहीं से आई है हमारी, है तो है, और यहाँ वहाँ कहाँ, ये दोनों पुस्तकें वाणी प्रकाशन से। मैं वहां से मंगवा लूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, चलिए इन शब्दों के साथ हम आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो आप सब लोग यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कलम की आज के इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। और दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला, और हम प्रवासियों को, विदेशियों को अपना समय दिया बहुमूल्य। हम लोगों के लिए यही एक पुरवाई की तरह भारत की हवा, जो वहाँ की सुगंध है, इन्हीं के माध्यम से आती है, जिस प्रकार से आपके गीत, संगीत और संस्कृति। तो अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो दीप्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पद्मेश जी। पता है क्या है बात, तो ये है कि हमारे पास जब जो चीज होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। आप लोग दूर हैं, तो आप लोग ये वैल्यू, हिंदी की, उर्दू की, साहित्य की, अपनी भाषा की, अपनी जड़ों की वैल्यू आप लोग ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि आपको उसका मूल्य मालूम है। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे जुड़ के, आप सबसे मिलके, और मैं आपका न्योता है, और मैं खुद भी आना चाहती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार दीप्ति जी, and thank you Kathy for your kind thank you Kathy. Thank you Kathy for hosting this event once again. Thank you to both of you. Thank you. Bye.